Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 9 of class 12 Computer Science FBIEC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का टॉपिक 1.2.3 जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन इंटरेक्शन है डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम उन कॉमन इश्यूज़ की बात करेंगे जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाता या जो इवेंचुअली हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस या उसे कह सकते हैं एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम उतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो सकता जितना हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर हम इन कुछ कॉमन इश्यूज़ की बात करेंगे जो कि एक हर्डल की तरह एक्ट करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर, और फिर ये भी देखेंगे कि हम उन्हें से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो बिफोर मूविंग टूवर्ड दोज टॉपिक्स, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग दीज चैलेंजेस। देखिए, जब हम बात करते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की, तो हमारा एक ही मकसद और एम होता है कि हमने अपने यूज़र की और अपने जो ह्यूमन हैं उनका इंटरेक्शन कंप्यूटर के साथ जितना बेहतर बना सकते हैं वो बनाना है, ताकि हम कंप्यूटर सिस्टम्स को या टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें, उससे बेनिफिट उठा सकें और अपने जो टेक्नोलॉजी है उसे हर एक के लिए बेनिफिशियल बना सकें। और उसको अचीव करने के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपने यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं कि उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना है, यूजेबिलिटी को अचीव करना है, सिक्योरिटी को अचीव करना है, एक्सेसिबिलिटी को अचीव करना है। और उसके अंदर हमने कई मेथडोलॉजीज़ और मेथड भी डिस्कस किए जिसके थ्रू हम अपने इस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को बेहतर बना सकते हैं। बट स्टिल देयर आर मैनी इश्यूज़ जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर और ऑटोमेटिकली यूज़र एक्सपीरियंस को इफ़ेक्ट करते हैं, और जो कि इवेंचुअली आपके सिस्टम की एफिशिएंसी पे भी इफ़ेक्ट करता है। सो वो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम आपका यूज़र इंटरफेस कुछ ऐसा होता है कि यूज़र फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। स्टिल इवन कि अभी भी हमने इतने इश्यूज़ डिस्कस किए जो हम यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स अवेलेबल हैं जिनका इंटरफेस इस तरह का होता है कि यूज़र फ्रस्ट्रेटेड फील करता है बिकॉज़ दे डोंट फोकस ऑन दोज़ इश्यूज़ कि वो किस तरीके से उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं या इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को। प्लस एरर हैंडलिंग उतनी प्रॉपर नहीं होती हर एक के अंदर, जिसकी वजह से इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसके अंदर सर्टेन ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल या कैटेगरीज ऑफ पीपल, जैसे हमने बात की थी कि डिसेबल पर्सन्स हो गए हमारे पास, उनको कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सिस्टम के ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट आता है, और जिसकी वजह से हमारा इंटरेक्शन उतना बेहतर नहीं हो पाता। तो हमारा मकसद क्या है कि हम जितना पॉसिबल हो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को बेहतर बनाएं, यानी अपना जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम है उसको एक्सेसिबल बनाएं हर एक के लिए, जितना यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं यूज़र फ्रेंडली बनाएं, जितना हम उसके अंदर इश्यूज़ रिजॉल्व कर सकते हैं जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, और जितना पॉसिबल हो हम उन पे फोकस करें और उन्हें बेहतर बनाएं, ताकि जो इवेंचुअली हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो यूज़फुल हो हमारे यूज़र्स के लिए। सो लेट्स डिस्कस दोज इश्यूज़ वन बाय वन, और फिर उसको देखते हैं कैसे हम उसे बेहतर बना सकते हैं या उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं बेसिकली। ओके, बात करते हैं अपने सबसे पहले इशू की जो कि है इंटरफेस। देखिए, जब भी हम कभी अपने ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हमारी माइंड में आती है वो है इंटरफेस, क्योंकि ये इंटरफेस ही है जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, जब हम किसी सॉफ्टवेयर और डिवाइस और सिस्टम की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर पहला स्टेप ही जो कि इंटरफेस है हमारा वो ही यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगा, यानी एक पुअरली डिज़ाइन इंटरफ़ेस होगा। पुअरली डिज़ाइन इंटरफ़ेस से मुराद एक ऐसा इंटरफ़ेस होगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लटर्ड फॉर्म में इकट्ठी कर दी गई है, यानी कि बहुत मेसी सी लुक दे रहा है। सारे ग्रुप और कैटेगरीज़ को हमने इकट्ठा एक जगह पे डाल दिया है। यूज़र के लिए उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, यूज़र को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्फॉर्मेशन फाइंड करना मुश्किल है। नेविगेट करना, यानी एक कैटेगरी या एक पेज से या दूसरे पेज पे जाना या कैटेगरी पे जाना यूज़र के लिए मुश्किल है। इवन कि अगर सिंपल सा भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए उस टास्क को प्रॉपरली एफिशिएंटली परफॉर्म करना मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि वो एक पुअरली डिज़ाइन इंटरफेस है। इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो होता है वो इंटरफ़ेस पे होता है, क्योंकि इंटरफ़ेस वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है जिसको हमने सक्सेसफुल बनाना होता है ताकि हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन फर्स्ट पॉइंट ही रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली यूज़र फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करेगा, वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेगा, कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होगी, एरर के चांसेस बढ़ जाएँगे, सिस्टम की एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली सिस्टम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा जिस तरह हम उसको यूज़ेबल बनाना चाह रहे हैं यूज़र्स के लिए।
तो अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसके अंदर अगर यूज़र ने इन्फॉर्मेशन को सर्च करनी है और वो बनाई कैसे गई है कि सारी कैटेगरीज़ जो कि रेलेवेंट भी नहीं है, वो एक जगह पे डाल दी गई हैं और यूज़र ने स्पेसिफिक कैटेगरी को सर्च करना है, तो उसे वो सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी कैटेगरीज़ और मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज़ जो कि रेलेवेंट भी नहीं है, वो अगर एक जगह डाल दी गई हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि यूज़र के लिए इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा और इवन कि अगर वो से जो चीज़ फाइंड करना चाह रहा है, वो भी फाइंड नहीं कर पाएगा, तो इट ऑटोमेटिकली गोइंग टू अफेक्ट द यूज़ेबिलिटी फैक्टर और जो इवेंचुअली हमारे जो फैक्टर है अपना इस इंटरफेस का, जो कि कॉम्प्लेक्स इंटरफेस का है, वो ऑब्वियसली वो हमें इशू फेस करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही वही है जो हम ऑलरेडी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि इंटरफेस को सिंपल बनाएं, टास्क जितने यूज़र के लिए आप आसान बना सकते हैं परफॉर्म करना, उतना आसान बनाएं, ताकि यूज़र आसानी से काम कंप्लीट कर सके और हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो। Okay, now let's talk about the second most commonly issue, that is accessibility challenge. सबसे पहले जैसे हम कहते हैं ना, इंटरेक्शन हमारा होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन तो वो हमारा इंटरफेस से होता है, लेकिन उस इंटरफेस से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो यूज़र्स डिफरेंट एबिलिटी के हो सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी चैलेंज का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई होप कि अब आपको एटलीस्ट ये माइंड में फ़ौरन आ जाता होगा कि एक्सेसिबिलिटी चैलेंज से मुराद वो तमाम जो कि डिसेबल पर्सन से रिलेटेड है। यानी बेसिकली एक्सेसिबिलिटी के अंदर हमने देखना होता है कि हमारा सिस्टम और सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल हो विद टू द बेसिकली लार्ज ऑडियंस, जिसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट एज बैकग्राउंड, और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द डिसेबल पर्सनस। वो डिसेबल पर्सनस पे हमने फोकस करना है कि क्या उनके लिए भी हमारा सिस्टम और सॉफ्टवेयर ईजी टू यूज़ होगा। अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये बातें हम सारी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टिल एग्जिस्टेंस टाइम में भी जब एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो इन चीज़ों को जो है वो इतना फोकस में नहीं रखा जाता। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट अगर आप देखें या सिस्टम देखें, तो वहाँ स्टिल अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि वो एक सिंपल जो यूज़र होता है, यानी कि एक पर्सन जो कि प्रॉपरली एबल है, वो कोई भी काम परफॉर्म कर सकता है, उसको माइंड में रख के हमेशा डिज़ाइन किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर इस चीज़ को माइंड में नहीं रखते, या इस चीज़ को पॉइंट ऑफ फोकस नहीं बनाया जाता है कि डिसेबल पर्सन भी हो सकते हैं, उन्होंने भी यूज़ करना है, तो उन्हें हमने किस तरीके से फीचर्स प्रोवाइड करने हैं ताकि इसको उन पर्सन के लिए भी यूजेबल बनाया जा सके। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये ओवरलुक कर जाते हैं कि अगर एक पर्सन जो देख नहीं सकता वो कैसे यूज़ करेगा, जो सुन नहीं सकता वो कैसे यूज़ करेगा, जो अपनी हैंड और बॉडी को मूव नहीं कर सकता वो कैसे यूज़ करेगा, और वो सारे हमारे कौन से आते हैं, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़। सो बेसिकली हमने फोकस करना है कि जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी सिस्टम और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक्सेसिबिलिटी पे भी फोकस करें, ताकि हमारा जो सिस्टम और सॉफ्टवेयर है वो किसी पर्सन को उसकी डिसेबिलिटी की वजह से सिस्टम या टेक्नोलॉजी से यूज़ करने से ना रोके। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि ह्यूमन कंप्यूटर को इंटरेक्शन बेहतर बनाना है। उसमें ह्यूमन से मुराद कोई भी ह्यूमन हो सकता है, चाहे वो एक बिल्कुल ठीक पर्सन हो, जिसके पास अल्लाह ताला ने सारी एबिलिटीज़ दी हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उस पे भी फ़ोकस करना है। वो लोग जिनके पास अगर कोई एक एबिलिटी नहीं है, यानी वो डिसेबल हैं, तो वो किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्यों होता है? इसी वजह से जब हमारा जो डेवलपर टीम है, या अगर सॉफ्टवेयर को जो बनाने वाले हैं या डिवाइस और सिस्टम को बनाने वाले हैं, वो प्रॉपरली हर कैटेगरी ऑफ पीपल को इंक्लूड नहीं करते, उसको उसमें बेसिकली लैक ऑफ इंक्लूसिविटी होती है, जो कि ऑलरेडी हमने इन डिटेल डिस्कस किया था अपने एक्सेसिबिलिटी के फीचर के अंदर, कि हमें इंक्लूसिव बनाना है, ट्राई टू इंक्लूड एज मच कैटेगरीज ऑफ पीपल एज यू कैन इन योर सिस्टम, एंड दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सेसिबिलिटी चैलेंज। सो अगर एग्जांपल की बात करें, तो अगर एक वेबसाइट बनाई गई है, अब अगर वहाँ पर डेवलपर या जो सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं, वेबसाइट की स्पेसिफिकली बात करें, और वहाँ पर उन्होंने ऑप्शन नहीं दी ऑल टेक्स्ट की, जिसे हम अल्टरनेट टेक्स्ट कहते हैं, तो स्क्रीन रीडर को तो नहीं पता चलेगा कि इमेज की जगह उसने क्या बोलना है, वो तो इमेज को स्किप कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उस फीचर को माइंड में नहीं रखा कि अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है जो नहीं देख सकता, तो उसके लिए वो उसे कैसे बताएगा कि एक्चुअली ये पिक्चर क्या थी, राइट? सो सिमिलरली कुछ और इश्यूज़ जो हैं, जैसे लेट्स सपोज़ एक हियरिंग का किसी को इश्यू है, और हमने सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए एक ही चीज़ डाली है कि बस साउंड आएगी तो ही पता चलेगा। अब जो सुन नहीं सकता उसको कैसे पता चलेगा कि कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आया है, या फिर एक स्पेसिफिक कोई मैसेज शो हो रहा है आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस चीज़ पे भी फ़ोकस करना है कि जब हम एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हों, तो उसमें कोई भी एक्सेसिबिलिटी के इश्यू नहीं होने चाहिए, यानी उसमें लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को इफ़ेक्ट करती है।
नो लेट्स टॉक अबाउट दी थर्ड मेन इशू जो कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, दैट इज़ परफॉर्मेंस इश्यूज़। अब परफॉर्मेंस इश्यूज़ पहले समझते हैं कि परफॉर्मेंस इश्यूज़ होते कौन से हैं। देखिए, परफॉर्मेंस इश्यूज़ होते हैं कि यूज़र टास्क कंप्लीट करना चाह रहा है लेकिन उसमें डिले आ रहा है। आइदर यूज़र टास्क कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा और वो टास्क कंप्लीशन फेलियर का बाइस बन रहा है, या फिर टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है कि यूज़र फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, एंड देयर आर दी चांसेस दैट यूज़र माइट अबंडन द सॉफ्टवेयर यानी और अ सिस्टम, यानी वो उसको यूज़ करना ही छोड़ देगा। ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करेगा और वो कहेगा काम तो हो नहीं रहा, तो यूज़र इज़ नॉट गोइंग टू यूज़ द यूर सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर जो आप डिज़ाइन करें। तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस इश्यूज़ में वो तमाम इश्यूज़ आते हैं जो डिले कॉज़ करते हैं टास्क कंप्लीट करने में। यूज़र को ये टास्क कंप्लीट करने में इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं जो ऑटोमैटिकली यूज़ेबिलिटी के फैक्टर पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, और ऑटोमैटिकली आपके सिस्टम की एफिशिएंसी को अफ़ेक्ट करते हैं, जो कि डिक्रीज़ हो जाती है। यूज़र जो है वो फ्रस्ट्रेटेड भी फ़ील करेगा और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा कि ह्यूमन बेहतर तरीके से कंप्यूटर या सिस्टम या डिवाइस से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली हमारे इशू जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये परफॉर्मेंस इश्यूज़ जो हैं बेसिकली कॉज़ किस वजह से होते हैं, यानी कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस इश्यूज़ आते हैं। सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस इश्यू की बात करें तो सबसे पहला जो इश्यू है वो है पुअर ऑप्टिमाइज़ेशन। अब ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपना जो भी हमने सिस्टम और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है उसके अंदर जो भी टास्क कंप्लीट करना है, लेट्स सपोज़ एक सिंगल टास्क की बात करें। अगर उसको कंप्लीट करना है तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसा एल्गोरिदम या कोड लिखें कि यूज़र कम से कम टाइम में उस टास्क को कंप्लीट कर पाए। और पुअर ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब क्या है कि जो यूज़र है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है टास्क कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से डिले कॉज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने जो कोड लिखा वो एक इनएफिशिएंट कोड है, यानी हमने एल्गोरिदम एल्गोरिदम किसे कहते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है कि हमने वो स्टेप्स में उस चीज़ को माइंड में ही नहीं रखा कि यूज़र को टाइम कितना लगेगा वो काम कंप्लीट कंप्लीट करने में, और अगर वो फुली ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो यूज़र को टाइम ज़्यादा लग रहा है। यूज़र के काम कंप्लीट करने में डिले आ रहा है, बेसिकली यूज़र एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बट डिले कॉज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली सिस्टम की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। तो इसका मतलब है कि हमें इस पर्सपेक्टिव को भी माइंड में रखना है कि जो एल्गोरिदम यानी हमने जो लिखा है कि किस-किस तरीके से काम परफॉर्म होगा, वो इस तरीके से लिखना है कि यूज़र कम से कम वक़्त में जो है वो काम परफॉर्म कर सके। अगर कम ज़्यादा वक़्त लगेगा तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। थर्ड चीज़ सेकंड जो हमारे पास आती है दैट इज़ हाई रिसोर्स यूज़। देखिए रिसोर्सेज़ क्या होते हैं? यहाँ पर रिसोर्सेज़ हमारे माइंड में फ़ौरन आता है कि रिसोर्सेज़ से मुराद वो तमाम चीज़ें होंगी जो कि चाहिए होंगी कंप्लीट करने के लिए। तो रिसोर्सेज़ क्या हो सकते हैं? रिसोर्सेज़ हो सकते हैं मेमोरी और सीपीयू टाइम, क्योंकि सीपीयू ने प्रोसेस करके सारा काम कंप्लीट कराना है। अगर लेट्स सपोज़ कोई भी एप्लीकेशन और वेबसाइट हम यूज़ करें और मेमोरी हमें चाहिए होगी उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जो डाटा चाहिए होगा या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसको स्टोर करने के लिए। तो लेट्स सपोज़ कि हमारे पास जो मेमोरी है वो इतनी है ही नहीं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। हमने अपने रिसोर्सेज़ को फुली ऑप्टिमाइज़ ही नहीं किया, यानी जब हम बना रहे थे तो हमने देखा ही नहीं कि काम परफॉर्म करने के लिए हमें कितनी मेमोरी चाहिए होगी और कितना सीपीयू टाइम चाहिए होगा, और अगर हमारे एप्लीकेशन और सिस्टम को ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा मेमोरी चाहिए, टाइम से मुराद सीपीयू टाइम चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि इतना तो शायद सीपीयू टाइम ना दे पाए, और अगर सीपीयू टाइम इसे देगा तो बाकी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और मेमोरी इतनी चाहिए कि फिर ये सिर्फ इस ऐप या वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन सेव होगी तो बाकी कंप्यूटर और बाकी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है इसकी वजह से भी डिले कॉज होगा, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट के इशू आएंगे, सीपीयू टाइम की मैनेजमेंट का इशू आएगा, और ऑटोमेटिकली डिले होगा, रिस्पॉन्स यूज़र को बेसिकली रिस्पॉन्स लेट मिलेगा और ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। तो ये एक सेकंड फैक्टर है जो परफॉर्मेंस इशू कॉज़ करता है। थर्ड फैक्टर की बात करें तो वो है नेटवर्क लेटेंसी। देखिए लेटेंसी क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर नेटवर्क लेटेंसी की तरफ चलते हैं। लेटेंसी का मतलब है द डिले कॉज बिटवीन द यूजर एक्शन एंड द सिस्टम रिस्पॉन्स, यानी कि यूजर ने एक्शन परफॉर्म किया लेकिन घंटे बाद जाके रिस्पॉन्स मिल रहा है, दिस इज लेटेंसी। जितना डिले ज़्यादा है लेटेंसी ज़्यादा है। मतलब लेटेंसी का मतलब क्या है कि डिले कॉज हो रहा है। अब नेटवर्क लेटेंसी का मतलब क्या है कि नेटवर्क के अंदर जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, जैसे क्लाइंट से सर्वर की तरफ आ रही है, यानी लेट्स सपोज आपने कोई वेबसाइट खोली, यू आर अ क्लाइंट और सर्वर वो है जहाँ पर डाटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि स्लो इंटरनेट की वजह से नेटवर्क लेटेंसी कॉज़ हो रही है, यानी आपके जो इन्फॉर्मेशन या डाटा है वो सर्वर से उठ के क्लाइंट साइड पे शो कराना है, लेकिन स्लो इंटरनेट की वजह से ये इशू की वजह से डाटा एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, डिले कॉज़ हो रहा है जो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहा है। यानी जैसे अक्सर होता है ना, आप वेबसाइट खोलते हो घंटा लगा के फिर आपकी वेबसाइट लोड होती है, तो ऑटोमेटिकली आप कहते हो ये सिस्टम या वेबसाइट तो इतना स्लो है तो आप उसे यूज़ नहीं करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफॉर्मेंस इश्यूज़ होते हैं जो कि एक हमारे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में हर्डल और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्हें रिज़ॉल्व करने के लिए हमें अपने कोड को फुली ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि यूज़र को कम से कम टाइम लगे टास्क कंप्लीट करने में।
रिसोर्सेज़ हमें कम से कम यूज़ करने पड़ें और लेटेंसी भी कम से कम हो, जितना हम उसको बेहतर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें एक बैंकिंग एप्लीकेशन की, तो बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर यूज़र जितनी जल्दी ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म कर पाएगा, इतना उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा और ऑटोमैटिकली ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन भी बेहतर होगा और सिस्टम की एफ़िशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर यूज़र को एक ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म करने में 1 घंटा लगेगा, तो इट्स ऑब्वियस कि यूज़र शायद वो ऐप यूज़ भी ना करे, उसको छोड़ दे यूज़ करना, तो ऑटोमैटिकली हमारे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसका मतलब है परफ़ॉर्मेंस इश्यूज़ में हमने वो तमाम चीज़ें देखनी है कि डिले कम से कम हो और जितनी जल्दी यूज़र को हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज़ ना आएँ, जितनी जल्दी क्लिक करे यूज़र और जितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिले, उतना हमारी बेहतर परफ़ॉर्मेंस होगी और जितना डिले आएगा, इतने हमारे रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज़ आएँगे, यूज़र को ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा टास्क कंप्लीट करने के लिए और वो बैडली इफ़ेक्ट करेगा हमारे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को। अब बात करते हैं चौथे कॉमन इश्यूज़ की, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर या डिवाइस के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को बैडली इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ पुअर हैंडलिंग एंड फीडबैक। यानी हम यूज़र को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर रहे या एरर को प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो इश्यूज़ हैं जो कि सिस्टम के फेलियर का बायस बन रहे हैं। क्यों? हमारी नेग्लिजेंस की वजह से कि हम यूज़र को प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पा रहे कि वो कैसे काम कंप्लीट कर सकता है या अगर एरर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है और उस एरर को कैसे रिज़ॉल्व करें। तो इसका मतलब है कि ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जो कि तब कॉज़ होते हैं जब हमारे सिस्टम के अंदर क्लैरिटी ना हो और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि हमने एरर के मुताबिक उसको यानी जब वापस एरर का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है, तो वो हमारा प्रॉपर क्लियर मैसेज नहीं है, जो यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो यूज़र फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करेगा, एरर रिज़ॉल्व नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमैटिकली जो है वो आपके सिस्टम को यूज़ करना छोड़ देगा। तो इसका मतलब एक अच्छा सिस्टम वो होता है जो यूज़र को प्रॉपरली फ़ीडबैक प्रोवाइड करे। फ़ीडबैक से मुराद ये नहीं कि उसको प्रॉपरली बताए कि आपकी ये गलती थी, आप इस गलती को ऐसे दुरुस्त कर सकते हैं या ये चीज़ आपने ऐसे नहीं की, जिसकी वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, तो आप इसको ऐसे करेक्ट कर लें, राइट? जैसे लेट्स सपोज़ यूज़र ने ऑनलाइन कोई भी एक फॉर्म फिल किया, जैसे फॉर्म होता है ना, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर लिखा होता है ईमेल एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल एंड बाकी जितना भी डाटा होता है। तो अगर किसी वजह से वो सबमिट क्लिक कर पे क्लिक करता है और यू फॉर्म सबमिट नहीं होता, तो हाइलाइट कर दे उस वाले टेक्स्ट बॉक्स या बटन्स को या बेसिकली लेबल को जिसकी वजह से ये इश्यू हुआ, यानी जहाँ पर यूज़र ने गलत कुछ टाइप किया, तो वहाँ पर उस चीज़ को हाइलाइट करके बता दे कि अच्छा ये गलती है, आपने इसकी जगह इसको ऐसे डालना था। लेट्स सपोज़ ईमेल एड्रेस जो है वो लिखना चाहिए था @gmail.com, तो यूज़र ने वहाँ पर @gmail.com नहीं लिखा, जिसकी वजह से वो एक इनवैलिड ईमेल एड्रेस बन गया, तो उसको हाइलाइट करके बताना है, उसको प्रॉपर्ली गाइड करना है। यानी जितनी आप बेहतर फीडबैक प्रोवाइड करेंगे और जितना बेहतर एरर को हैंडल करेंगे, यानी यूज़र को क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे कि एरर क्यों आया, उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, इतना हमारा सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, यूज़ेबिलिटी क्राइटेरिया को भी मीट करेंगे और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन भी बेहतर होगा। तो ये था हमारा फोर्थ फैक्टर, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को बैडली इफ़ेक्ट कर सकता है और इसको रिज़ॉल्व करने का आसान तरीका है कि कोशिश करें कि जब आप कोई सिस्टम बनाएँ, तो उसके अंदर हर तरीके के एरर को आपने प्रॉपर्ली हैंडल किया हो कि अगर कोई भी यूज़र को एरर फेस करना पड़ता है, तो वो उसको कैसे करेक्ट कर सकता है और उसको प्रॉपर्ली फीडबैक हमें प्रोवाइड करनी है ताकि उसको प्रॉपर्ली और ईज़िली रिज़ॉल्व भी कर सके। नाउ लेट्स समराइज टुडेज़ लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि वो कौन से कॉमन इश्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को बैडली इफ़ेक्ट करते हैं और हम उन्हें कैसे बेहतर तरीके से जो है वो अचीव कर सकते हैं या उनको रिज़ॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। सबसे पहला इश्यूज़ क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इंटरफ़ेस होता है, तो हमने देखा कि किस तरीके से हम इंटरफ़ेस को बेहतर बना सकते हैं और उसके फ्लॉज़ कम से कम हों ताकि यूज़ेबिलिटी के फैक्टर को अचीव किया जा सके। फिर हमने बात की कि एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर हम उन पे फ़ोकस नहीं करते, जिसकी वजह से ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इफ़ेक्ट होता है। कि हम हर तरह के लोगों के लिए उसको यूज़ेबल नहीं बनाते, या फिर ये होता है कि हमारे पास परफ़ॉर्मेंस के इश्यूज़ आते हैं कि यूज़र को टाइम ज़्यादा लगता है टास्क कंप्लीट करने में, चीज़ें घंटे बाद लोड हो रही होती हैं और यूज़र फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करता है, जो कि ऑटोमैटिकली सिस्टम की एफिशिएंसी को अफ़ेक्ट करता है। फिर हमने बात की कि हमें प्रॉपरली फीडबैक यूज़र को प्रोवाइड करनी है ताकि पहले तो कोशिश करनी है एरर हो ना, और अगर एरर हो तो उसको कैसे बेहतर तरीके से फीडबैक के थ्रू यानी वापस यूज़र को बताया जाए कि किस तरीके से आपका एरर किस वजह से आ रहा है और आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो
और एक एफिशिएंट सिस्टम बनाएँ जो कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को फुली मीट करे। तो हमें एक क्लियर डिज़ाइन प्रोवाइड करना है, मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपर्ली एक्सेसिबल हो हर एक पर्सन के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, यानी वो कोई भी डिसेबल पर्सन है, तो भी उसकी डिसेबिलिटी उसे इस डिवाइस सिस्टम या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से ना रोके। और परफॉर्मेंस डिलेज़ जो हैं वो कम से कम हों, यूज़र जल्दी टास्क कंप्लीट कर पाए और उसको हम प्रॉपर्ली गाइड करें कि वो किस तरीके से इश्यूज़ और प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकता है अगर उसे कोई भी इशू या प्रॉब्लम आ रहा है। सो इस तरीके से हम एक एफिशिएंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो अचीव कर सकते हैं, यानी बेसिकली सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय मीटिंग दिस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्राइटेरिया एंड बाय रिज़ॉल्विंग दीज़ कॉमन इश्यूज़ जो हमने डिस्कस किए। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू फाउंड माय वीडियोज़ यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।